नमस्कार। आज एक ऐसा विषय है जो सभी को अच्छा लगता है और वह विषय है पर्सोनैलिटी, व्यक्तित्व। चमकते हुए चेहरे, सुंदर मुखड़े, प्रभावशाली व्यक्तित्व सभी को अच्छा लगता है। आज हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसके विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं और यहाँ पर बीएड, एमएड, एमएफडब्ल्यू और विविध कोर्सेज में पर्सनालिटी एक टॉपिक के रूप में है और उसमें मुख्य रूप से जो शामिल है वह है कि इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, ट्रेड्स यानी कि व्यक्तित्व विशेषक क्या हैं और कौन कौन सी थ्योरीज हैं। तो आइए इन सब पर दृष्टिपात करते हैं कि पर्सनालिटी आखिर है क्या। सबसे पहले आते हैं आशय व परिभाषाएं। तो मीनिंग एंड डेफिनेशंस। व्यक्तित्व शब्द पुरातन कालखंड का एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। अथर्ववेद में सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी व्यक्तित्वों के बारे में बताया गया है और ये सत्य, रज, तम भारतीय लोग इससे अच्छी तरह से परिचित हैं। यह त्रिगुणी अवधारणा मानव चेतना की यात्रा के अंश हैं। सत्व स्थिरता का द्योतक है, रज सक्रियता का द्योतक है और तम जड़त्व से संबद्ध है। इन्हें आगे चल करके जो भारत का एक दर्शन है, सांख्य दर्शन, उसने इसको ऐसा का ऐसा ही अपना लिया। श्रीमद् भगवद गीता में भी व्यक्तित्व पर सारगर्भित दिशा निर्देश उपलब्ध है। सामान्य अर्थों में व्यक्ति के बाहरी सौंदर्य व सद्गुणों के समाविष्ट रूप में इसे व्यक्तित्व को देखा जा सकता है और यह व्यक्तित्व भारत में हो चाहे पाश्चात्य क्षेत्रों में हो, हर जगह इसकी व्याख्या करने की कोशिश की गई और बिना इसके मनोविज्ञान के सिद्धांत आगे नहीं बढ़े, बिना इसके मानव के स्वभाव की व्याख्या संभव नहीं थी। इसलिए पाश्चात्य दृष्टिकोण में ये व्यक्तित्व जो है आंग्ल भाषा की पर्सनालिटी शब्द से निकला और पर्सनालिटी का चूंकि ये समानार्थी है, हमारे पर्सनालिटी को व्यक्तित्व कहते हैं। यह शब्द लैटिन के पर्सोना शब्द से आया। पर्सोना PERSONA पर्सोना से विकसित हुआ, जिसका आशय है कि नकली चेहरा यानी कि मुखौटा, अर्थात उस काल में शरीर रचना, पोशाक, रंग रूप आदि व्यक्तित्व में समाहित गुणों को स्वीकार किया गया कि ये गुण जो है, ये बाह्य गुण हैं, ये सारे के सारे बाह्य गुण हैं, ये व्यक्तित्व में समाहित हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों व मतों के कारण अलग अलग विद्वज्जनों ने इसे अलग अलग तरह से परिभाषित किया। उनमें से कुछ हम यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। आप ये समझिए, जब हम व्यक्तित्व को देखते हैं तो हमें उसके सारे डायमेंशंस दिखाई नहीं देते। एक बार में आप ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति इस तरह का है, लेकिन जो बाहरी रूपरेखा है वह मुख्य रूप से हमें दिखाई पड़ती है। एक बहुत अच्छे विचारक हुए हैं और विद्वानों की श्रेणी में उनका नाम है और वो है आलपोर्ट। तो आलपोर्ट महोदय ने कहा कि पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। बहुत ही सुंदर शब्द हैं इनके और जिसका आशय है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का संगठन है जो वातावरण के साथ उसका सुसमायोजन स्थापित करता है। आप ये समझिए कि हम अलग अलग परिस्थितियों में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। हमेशा एक जैसी स्थितियां नहीं होती। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा कि हम जिस क्षेत्र में हैं, जिस जगह हैं, उस जगह से हमारा समायोजन हो जाए और अगर हम ये समायोजन करने में सक्षम हैं तब समझिए उस समायोजन हम कितना अच्छी तरह से कर रहे हैं। ये हमारे व्यक्तित्व का परिचायक है, ऐसा आलपोर्ट महोदय कहना चाहते हैं। एक और विचारक हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और उनका नाम है मन, जिनको कि NL मन के नाम से आप जानते हैं। वो कहते हैं कि पर्सनैलिटी में बी डिफाइंड एज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रेशन of an individual structures, modes of behavior, interest, attitude, capacities,
एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड्स। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का विशिष्ट संगठन है। आप ये समझिए कि इन्होंने अपनी परिभाषा में कुछ अधिक चीजों को समाहित करने की कोशिश की है और ये जो विभिन्न शब्द हैं ये यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल किया है कि इन चीजों का संगठन है व्यक्तित्व। पहले से थोड़ा वाइड करने का इन्होंने प्रयास किया है। एक और विचारक हुए हैं जिन्हें हम ड्राइवर के नाम से जानते हैं। तो ड्राइवर महोदय क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पर्सनालिटी इज अ टर्म used for the integrated and dynamic organization of the physical, mental, moral and social qualities of the individuals as that manifests itself to other people in the give and take social life। आप ये समझिए इन्होंने भी कई आयाम जोड़े हैं। इन्होंने कहा कि फिजिकल, मेंटल, मॉरल, सोशल, बहुत सारी क्वालिटीज को एक विशिष्ट व्यक्तित्व के इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है। इस पूरी परिभाषा का शाब्दिक अर्थ है कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। आप समझिए व्यक्ति केवल अकेला तो नहीं रहता, पूरे संसार में बहुत सारे लोग रहते हैं और उनके साथ व्यवहार करता है। और उनके साथ जब वो व्यवहार करता है तो वो जो उसकी क्वालिटीज हैं, वो जो उसके सामाजिक गुण हैं और जो उस गत्यात्मक संगठन के लिए वो अपना शारीरिक, मानसिक और नैतिक बल का इस्तेमाल करता है, वो सारा का सारा जहां परिलक्षित होता है तो उसको जब हम देखते हैं तो वह व्यक्तित्व के अंदर उसकी व्याख्या की जाती है कि इसका व्यक्तित्व इस तरह का है और ये एक सम्मिलित गुणधर्म को इन्होंने बताया। तो आप ये देखिए कि इसकी परिभाषा और आशय स्पष्ट हुआ कि हमें समायोजन करना है और समायोजन करने में हमारे शरीर को विशिष्ट प्रतिक्रिया करनी होती है और जो ये प्रतिक्रिया करनी होती है उस प्रतिक्रिया में ये तो सामान्य प्रतिक्रिया कर रहा होता है, लेकिन उससे हम उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। आइए हमने ये जाना कि आशय और परिभाषाएं इसकी क्या क्या है। अब आशय और परिभाषाओं के बाद नंबर आता है कि व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज। व्यक्तित्व के प्रकार यानी कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। अब व्यक्तित्व के निश्चित प्रकार बताना बहुत कठिन है और ये बताए भी नहीं जा सकते, इसीलिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है और अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया है, लेकिन एक जो व्यवस्था है उसको हमने सहज रूप से स्वीकार किया है इसके टाइप्स के अध्ययन के लिए, जिससे कि हमारा सरलता बनी रहे और हम इसको ठीक से व्याख्या कर पाए। और वो क्या है कि हमने इसको 3 भागों में बांट लिया, 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया और उसमें पहला है शारीरिक बनावट के आधार पर, दूसरा है समाजशास्त्रीय प्रकार और तीसरा है मनोवैज्ञानिक प्रकार। यानी शारीरिक बनावट के आधार पर, बेस्ड ऑन बॉडी कंपोजिशन, दूसरा समाजशास्त्री यानी कि सोशियोलॉजिकल टाइप और मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल टाइप। तो सबसे पहले हम विचार कर लेते हैं शारीरिक बनावट के आधार पर, बेस्ड ऑन बॉडी कंपोजिशन। तो एक विचारक हुए हैं क्रैचमर महोदय। तो क्रैचमर महोदय ने इसको शारीरिक बनावट के आधार पर जो ये व्यवस्था बताई गई है इसको 4 भागों में बांटा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति या तो मिलनसार होगा या एकांत प्रिय होगा या चुस्त होगा या फिर मिश्रित होगा। तो इन चारों पर थोड़ी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और ये वर्गीकरण जो है टाइप्स में क्रैचमर का वर्गीकरण कहलाता है। इन्होंने क्या कहा, मिलनसार यानी कि पिकनिक टाइप। ये कहते हैं कि सामान्य कदकाठी के मृदुभाषी व्यक्ति मित्रता, अच्छे स्वभाव और मिलनसारिता के गुण से युक्त होते हैं। ये समाज से मिलकर चलते हैं, सबसे मिला जुला करके चलते हैं और इन व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, मिलनसार कहते हैं।
पिकनिक। और दूसरी तरह के इन्होंने व्यक्ति बताए, वो बताए इन्होंने एकांत प्रिय, जिन्हें एकांत अच्छा लगता है, जिन्हें कि हम लेप्टोसम कहते हैं। ये कैसे होते हैं? ये कमजोर, शर्मीले, चुप रहने वाले, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं और इन्हें एकांत पसंद होता है, इसलिए इनको क्या नाम दिया? एकांत प्रिय। और तीसरी तरह के कौन से बताए इन्होंने? तीसरी तरह के बनाए इन्होंने चुस्त, एथलेटिक्स, यानी जिनके शरीर की कसावट अच्छी है और जो खिलाड़ी की तरह से है। इस तरह के आदमी का सीना चौड़ा व उभरा, कंधे चौड़े, मजबूत मांसपेशियां, ताकतवर भुजाएं और हृष्ट-पुष्ट शरीर होता है और इन्हें चुस्त व्यक्तित्व वाला कहते हैं, यानी कि एथलेटिक पर्सनालिटी। और चौथा इन्होंने बताया मिश्रित, यानी कि डिस्प्लास्टिक। इस तरह के व्यक्ति लंबे, चौड़े और मोटे होते हैं और इनमें ऊपर वर्णित प्रकारों का आंशिक सम्मिश्रण होता है। तो हमने क्या क्या देखा? एक मिलनसार, एक एकांत प्रिय, एक चुस्त और चौथे मिश्रित। चौथे में ऊपर के तीनों का मिश्रण पाया जाता है, इनका अंश पाया जाता है। तो एक प्रकार का तो हमने ये कर लिया। अब दूसरे टाइप कौन सा है? दूसरा टाइप है समाजशास्त्रीय प्रकार, यानी कि सोशियोलॉजिकल टाइप। तो इसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध विचारक उस काल के स्प्रेंगर महोदय, उन्होंने इसको अपनी किताब एक थी उनकी टाइप्स ऑफ मैन, उसमें उन्होंने इसके 6 हिस्से किए और वो 6 हिस्से क्या क्या हैं उन्हें हम क्रमशः आपके साथ शेयर करते हैं। पहला इन्होंने रखा कि वैचारिक, यानी कि थ्योरेटिकल। जो थ्योरेटिकल व्यवस्था है, इसमें समाज के वो व्यक्ति आते हैं जो दार्शनिक होते हैं, आविष्कारक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, और इनको हम इसमें शामिल करते हैं और इसको कहते हैं कि ये वैचारिक स्तर पर प्रभावी व्यक्तित्व इनका है और इनकी विचार जो है बाकी लोगों के द्वारा अनुसरित किए जाते हैं, स्वीकार किए जाते हैं। दूसरे टाइप के उन्होंने बताया स्प्रेंगर महोदय ने कि आर्थिक, यानी कि इकोनॉमिक। जो इकोनॉमिक पर्सनालिटी है वो पूरा का पूरा ध्यान किसमें देगी? धन पर। ऐसे व्यक्ति धन को अधिक महत्ता प्रदान करते हैं। हमारे व्यवसायी भाई हुए, दुकानदार लोग हुए, विभिन्न उद्योगों को आश्रय प्रश्रय देने वाले लोग हुए, ये लोग जो है इसके अंतर्गत आते हैं, ऐसा स्प्रेंगर महोदय ने स्वीकार किया। तीसरी तरह के इन्होंने बताए सौंदर्यात्मक, यानी कि एस्थेटिक, जिन्हें कि सौंदर्य विशिष्ट है, जिनके लिए सौंदर्य व कला को महत्ता देते हैं लोग। और चित्रकार हुए, कलाकार हुए, साहित्यकार हुए, कवि हुए, जो कि एक चित्र खींच देते हैं और उसमें से सौंदर्य जो है वो आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसे लोग इसमें एस्थेटिक श्रेणी के कहलाएंगे। और अगली है रिलीजियस, यानी कि धार्मिक। ये धार्मिक में कौन होगा? जो ईश्वर में आस्था रखते हैं और जिनका सशक्त आध्यात्मिक पक्ष है, वो लोग इसमें आएंगे। जैसे संत हैं, पुजारी हैं, पादरी हैं, मुल्ला मौलवी हैं, ये सारे के सारे लोग इसके तहत आएंगे। और ये चौथा प्रकार इस तरह से धार्मिक हुआ। और पांचवा हिस्सा है इसका वही सामाजिक, सोशल। सामाजिक हितों व सामाजिक समस्याओं से जूझने वाले लोग इनमें गिने जाते हैं, जिन लोगों ने अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए काम किया और समाज को एक दिशा दी। जैसे विनोबा भावे हुए, अपने गांधी जी हुए, नेल्सन मंडेला, दयानंद सरस्वती, ये इस तरह के नाम हैं जिन्हें हम सोशल में गिन सकते हैं स्प्रेंगर के अनुसार। और अगला छठा है राजनैतिक, यानी कि पॉलिटिकल। इन लोगों का जो मुख्य ध्येय होता है वो होता है कि सत्ता पर कैसे नियंत्रण होगा, सत्ता कैसे हासिल की जाएगी, प्रभु सत्ता कैसे हमारे तरफ रहेगी, राज सत्ता का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। और इसके जो दावपेच हैं उन सब से उलझने वाले लोग इस क्षेत्र में आते हैं, जैसे नेता हुए, मंत्री हुए, है ना। तो ये सारे के सारे लोग इसमें आते हैं। इस तरह से इन्होंने 6 श्रेणियों में इसको बांटा है। अब एक और टाइप, हम 2 टाइप की बात कर चुके हैं, अब तीसरी टाइप पर आते हैं, वो है मनोवैज्ञानिक प्रकार, यानी कि साइकोलॉजिकल टाइप। मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जिन विद्वानों ने व्यक्तित्व का विभाजन किया है उसमें C.J. जुंग का नाम बहुत फेमस है। और इन्होंने एक किताब लिखी थी साइकोलॉजिकल टाइप्स,
और उसमें जो उन्होंने विवरण दिया था उस समय, वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत महत्वपूर्णता रखता है, महत्ता रखता है। और इन्होंने उसमें व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। इन्होंने उसमें व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। उसमें इन्होंने व्यक्ति को 3 तरह का बताया, जिसमें कि बहिर्मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट, और अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट, और उभयमुखी बताया इन्होंने। तो बहिर्मुखी या एक्सट्रोवर्ट क्या है, आइए इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। और ये किसका वर्गीकरण है, ये है जुंग महोदय का वर्गीकरण। तो जुंग महोदय वर्गीकरण को परिभाषा करते हैं। आप समझिए व्यक्तित्व के प्रकार में हम तीसरे टाइप की व्याख्या कर रहे हैं, और उसमें जुंग महोदय का वर्गीकरण आपके सामने रख रहे हैं। तो ये बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं? ऐसा व्यक्तित्व बहुत सामाजिक, बाहरी दुनिया से मेलजोल बढ़ाने वाला, व्यक्तिगत धन व स्वास्थ्य की कम परवाह करके नई परिस्थितियों से अच्छा समायोजन करने वाला। ये विज्ञापन, भाषण की जो कला है, आर्ट ऑफ स्पीच है, तो भाषण कला, प्रकाशन आदि के द्वारा दूसरों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि बहुत अच्छे अच्छे भाषण करने वाले लोग हैं, आप उनका भाषण सुनते हैं और ये सोचते हैं कि यह व्यक्तित्व जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अपने हिंदुस्तान में शास्त्री जी बहुत अच्छा बोलते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत अच्छा बोलती थी। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं। उस काल में जिसने कि पूरे विश्व को प्रभावित कर दिया था, स्वामी विवेकानंद जी कितना अच्छा बोले होंगे, जिससे कि पूरे विश्व में हमारी धमक, हमारी धाक जम गई। तो इस तरह के लोग एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं, बहिर्मुखी प्रतिभा के धनी कहलाते हैं। और दूसरे हुए इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी। ये बहुधा अपने आप में खोए हुए रहते हैं, किताबें पढ़ना, निर्धनता में खुश रहना, चिंतक, विश्लेषक, विचारक, दार्शनिक, ये सारे के सारे लोग इस तरह के इसमें ऐसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो कि अंदर ही अंदर खोए रहते हैं। और सामाजिक व्यवहार के निर्वहन में ये थोड़े संकोची होते हैं, स्वयं के प्रकटन से दूर रहते हैं, शीघ्र दुखी हो जाते हैं। इनका दृष्टिकोण जो है वो भी कम लोचपूर्ण होता है, संसार की परवाह न करके अपने लिए जो रास्ता खोजा है उस पर चलते रहते हैं, कम बोलते हैं। और लेकिन इनमें एक बात होती है कि ये बहिर्मुखियों की तुलना में ज्यादा इनकी कार्य क्षमता होती है। ये बोलते जरूर नहीं, लेकिन काम करने पर विश्वास करते हैं और ये काम ज्यादा कर सकते हैं उन एक्सट्रोवर्ट्स की तुलना में। तो हमने देखा कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व हुआ, अंतर्मुखी व्यक्तित्व हुआ, और तीसरे टाइप का मैंने आपको बताया उभयमुखी यानी कि एम्बिवर्ट। ऐसे व्यक्ति किन्हीं परिस्थितियों में अंतर्मुखी व उससे भिन्न परिस्थिति में बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, यानी दोनों के गुण इसमें देखे जा सकते हैं। जब जैसी स्थिति हो उस तरह से अपने आप को कन्वर्ट करते होंगे। आपने देखा होगा कि एक अच्छा लिखने वाला, एक अच्छा बोलने वाला भी जब विचार करता है, जब कार्य करता है, तब उसे एकांत पसंद है। वैसे वो बोलने वाला है तो आप ये देखिए, एक तरफ एक्सट्रोवर्ट दिखाई दे रहा है, एक तरफ इंट्रोवर्ट दिखाई दे रहा है। तो जब जैसी स्थिति है उस तरह के अनुकूल ये कार्य करता है, और इसे उभयमुखी की श्रेणी में जुंग महोदय ने रखा। जुंग महोदय ने इस सिद्धांत की आगे चलकर के और व्याख्या की और बहुत बड़े विस्तार में आ गए, और उन्होंने अंतर्मुखी और जो बहिर्मुखी है इसको फिर से 4-4 भागों में बांट दिया। कौन कौन से वो 4 भाग हैं? एक उन्होंने कहा कि वो आइडियोलॉजिकल यानी कि विचार प्रधान, दूसरा उन्होंने कहा कि लॉजिकल माइंडेड जिसकी कि प्रबल है तार्किक बुद्धि, तर्क बुद्धि प्रधान आप उसे कह सकते हैं, और तीसरा इन्होंने कहा सेंटिमेंटल यानी कि भाव प्रधान, और चौथा दिव्य दृष्टि प्रधान यानी कि कैलेस्टिक विजन है जिसे अचानक सूझ हो जाती है और बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान कर सकता है। तो उन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व को किन 4 भागों में बांटा है? विचार प्रधान, तर्क बुद्धि प्रधान, भाव प्रधान और दिव्य दृष्टि प्रधान, यानी कि आइडियोलॉजिकल, लॉजिक माइंडेड, सेंटिमेंटल और कैलेस्टिक विजन वाला, कैलेस्टियल विजन वाला। तो इस तरह से इन्होंने इसको 4 भागों में बांटा है। तो इस तरह से हम देखते हैं व्यक्तित्व को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, और व्यक्तित्व को जितने विद्वान हैं उन लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित भी किया है।
लेकिन वही बात है कि अगर हम किसी चित्र को देख रहे हैं तो उसे हम जिस ओर से देख रहे हैं उस तरह का डायमेंशन हमारे लिए सारा क्लियर होगा। तो इस आधार पर क्रो एंड क्रो ने कहा, इन विभिन्न दृष्टिकोणों की आलोचना करते हुए, कि ए जनरल क्रिटिसिज्म ऑफ सच क्लासिफिकेशन इज द टेंडेंसी टू प्लेस एम्फेसिस अपॉन वन और अनदर फेज ऑफ डेवलपमेंट and to deal with extremes rather than with the mediocrity of human nature। इसका मतलब हुआ कि इस प्रकार के वर्गीकरण की एक सामान्य आलोचना यह है कि यह विकास के किसी न किसी पहलू पर बल देते हैं और सामान्य मानव स्वभाव की अपेक्षा उसके उग्र रूपों की व्याख्या करते हैं। आप समझिए, इनकी परिभाषा बहुत दमदार है और इन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि ये जो है, हम जो देखते हैं, जिस ओर देख रहे हैं उस ओर का हमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे वाला भी तो एक साइड है, साइड वाली भी साइड है, हम जिस एंगल से देखेंगे उस तरह का हमें दिखाई पड़ेगा। और इन्होंने कहा कि मानव का जो सामान्य स्वभाव है उसकी जगह उग्र स्वभाव की व्याख्या की गई है। अब आवश्यकता तो यह है कि सारा का सारा उसमें समाविष्ट हो, आखिर व्यक्तित्व है तो व्यक्तित्व में सभी का समावेशन होना चाहिए, और व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। उन सबको शामिल करके अगर एक व्यक्ति लिखेगा तो ऐसी स्थिति बहुत जटिल हो जाएगी, और व्यक्तित्व जो आपका एक चैप्टर है उसकी पूरी किताब होनी चाहिए। ये इतना बड़ा, इतना बृहद क्षेत्र है जिस पर कि अगर आप बोलना चाहें तो आपको महीनों लग सकते हैं। तो हमने अब विचार कर लिया व्यक्तित्व के प्रकार पर, यानी कि टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी पर। और अब हम विचार करते हैं व्यक्तित्व विशेषक पर, यानी कि ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी। और मैं समझता हूं कि ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व विशेषक ये सबसे महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण है तो इसको हमें बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए कि ये विशेषक हैं क्या। व्यक्तित्व का निर्धारण उसकी विशेषता या गुणों के आधार पर ही होता है। आप किसी व्यक्ति के अगर गुण देखते हैं, और गुण क्या, अगर आप अवगुण भी देखते हैं तो कहेंगे अरे वो तो बड़ा क्रूर है, उससे दूरी रहना, वो फालतू रिश्ता है। मतलब आपने उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर लिया है और दूसरे को आप सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप खुद भुगते हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो गुण हैं वो बहुत काउंट करते हैं, और व्यक्तित्व का सबसे प्रभावी अंग ये ट्रेट्स का अध्ययन ही। तो इस पर एक विचारक हुए गैरेट महोदय, आप लोग उन्हें स्टैट वगैरह में पढ़ते हैं, एमएड वगैरह में, और उनका किताब स्टैटिस्टिक्स पर बहुत अच्छी किताब है। तो वो क्या कहते हैं पर्सनालिटी पर, कि पर्सनालिटी ट्रेट्स आर डिस्टिंक्टिव वेज ऑफ बिहेविंग मोर और लेस परमानेंट फॉर ए गिवन इंडिविजुअल। पर्सनालिटी ट्रेट्स आर नीट short ways of describing the multifold aspects of behavior। आप लास्ट शब्द देखिए, multifold aspects of behavior। इस पूरी परिभाषा का हिंदी अर्थ हुआ कि व्यक्तित्व के गुण व्यवहार करने की निश्चित विधियां हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में बहुत कुछ स्थायी होती हैं। व्यक्तित्व के गुण व्यवहार के बहुसंख्यक स्वरूपों का वर्णन करने की स्पष्ट और संक्षिप्त विधियां हैं। इसको अगर हमें समझना है तो हम इसको जो है दो भागों में बांट सकते हैं। जो ये ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी को समझने के लिए हम व्यक्तित्व के अंगों को दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि असल में बहुत सारी चीजें जो हैं, जो गुण हैं, उन्हें हम देखेंगे कैसे। कोई दयालु है तो दयालु दिखाई थोड़ी, वो तो अपने कृत्यों में, अपने कार्यों में दिखाई पड़ेगा। और एक जो चीज है जो सीधे सीधे हमें प्रभावित करती है वो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई पड़ेगी। तो थोड़ी सी ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और इस पर हम बाद में बात करेंगे सिद्धांत पर। ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी। अब इसको हमने बांट दिया दो भागों।
पहले भाग में प्रत्यक्ष और दूसरा जैसे कि हम अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम कह सकते हैं क्रिया आधारित। तो व्यक्तित्व के अंगों को हम दो भागों में विभक्त करके विशेषता बता सकते हैं। अब प्रत्यक्ष में कौन से होंगे? प्रत्यक्ष में होंगे शारीरिक विशेषक। शारीरिक विशेषक। शारीरिक विशेषक से क्या मतलब है? शारीरिक विशेषक यानी कि फिजिकल ट्रेट्स। इससे मतलब क्या है? शारीरिक से मतलब है कि जैसे मान लो अगर हम किसी के व्यक्तित्व को देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले वो आदमी दिखाई पड़ेगा, उसका शरीर ही तो दिखाई पड़ेगा। तो वो जो शरीर है वो कैसा है, वो हमारे ऊपर इंप्रेशन डालता है। अगर कोई व्यक्ति अभी कुछ भी नहीं बोला है, आकर के खड़ा हुआ है, तो हमें क्या क्या दिख रहा है, वो सारा का सारा इस प्रत्यक्ष में या शारीरिक विशेषक के तहत आएगा। तो शारीरिक विशेषण क्या है? मानव शरीर और उसका जो अंगों का अनुपात है, उसका आनुपातिक गठन कैसा है, इससे हम प्रभावित होते हैं। उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, और जो हमारी ज्ञानेंद्रियों को दिखाई देने वाला हिस्सा है वो किस तरह का है। आप समझिए अभी खली आकर खड़ा हो जाए पहलवान का शरीर, तो पहलवान के शरीर और उसके एक एक अंग, मान लो वो साइड पोज देते हैं, आपने बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे, वो साइड पोज, कट पोज, सामने के पोज, सारे पोजेज में बढ़िया लगते हैं। जिन लोगों को अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये शारीरिक रूप से पहली नजर में हमें उसका व्यक्तित्व जो है वो प्रभावित करता है कि इसमें यह। इसी तरह से जब हम बात करते हैं स्त्रियों की, तो स्त्रियों का बाह्य रूप रंग, उनका नख से लेकर के शिख तक बहुत सारे कवियों ने वर्णन किया है। बहुत सारे लोगों को गोरा रंग अच्छा लगता है, भारत में पसंद करते हैं लोग उस रंग को, गोरे रंग को। और अगर मान लो आप दक्षिण अफ्रीका चले जाए जहां पर हबशी है, तो उन्हें वो काला रंग अच्छा लगता है। तो ये हमारे नजरिए, हमारे दृष्टिकोण पर है कि हम फर्स्ट इंप्रेशन जो कि प्रत्यक्ष शारीरिक विशेषक हैं, उनसे हम प्रभावित होते हैं और ये फिजिकल ट्रेट्स पहली बार में हमारे ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। अब हम इस प्रत्यक्ष या शारीरिक विशेषक को हटाते हैं। ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी में अब अप्रत्यक्ष यानी कि क्रिया आधारित। अब क्रिया आधारित कोई से भी कार्य को करने के लिए क्या कार्य करता है? मस्तिष्क यानी कि बौद्धिक। तो बौद्धिक विशेषक जो है वो कार्य करते हैं। बौद्धिक विशेषक में क्या क्या आएगा? उसमें योग्यता आएगी, कल्पना शक्ति आएगी, विचार शक्ति आएगी, तर्क शक्ति आएगी, निर्णय क्षमता आएगी कि अलग परिस्थिति में किस तरह से निर्णय लिया और अंत हम सफल हुए। विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन आएगा, और कभी कभी हमें परिस्थितियों का निर्धारण भी करना, परिस्थितियां बनानी है, तो उस परिस्थिति को बनाने के लिए जो हमारे प्रयास हैं वह भी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, क्योंकि हमने अपनी सफलता के लिए उनको गढ़ा है। आपको अकबर बीरबल के किस्से ध्यान होंगे, तो बीरबल महोदय आज तक हमें याद है, वो उस लॉजिकल पावर की वजह से, तर्क शक्ति की वजह से, बुद्धि के एक विशिष्ट तरह के प्रयोग की वजह से याद है। इसी तरह से हम जो अपनी क्लासरूम होते हैं, तो कोई विद्यार्थी बहुत जल्दी उसके रेस्पॉन्स देता है, तो उस छात्र की जो सहज बुद्धि है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है कि हाँ ये बहुत अच्छी है और बाकी क्लास की तुलना में जल्दी बता पा रहा है। और जब अगर हम कोई उलझी हुई दे दें बात, तब भी उसकी प्रखर बुद्धि उसका सॉल्यूशन करती है। तो ऐसे बच्चों के व्यक्तित्व का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। सभी का प्रभाव एक दूसरे पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कोई विशेष हो गया तो उस पर किसी छोटे का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपके व्यक्तित्व में क्वालिटी है तो ये जो शारीरिक विशेषक है उसके दूसरा जो हिस्सा है जिसे कि हम
अप्रत्यक्ष या क्रिया आधारित कहते हैं। तो उसमें जो है सबसे पहले एक हमने कौन सा ले लिया, बौद्धिक। बौद्धिक विशेषक। बौद्धिक विशेषक, तो बौद्धिक विशेषक के मैंने आपको पार्ट्स बता दी, योग्यता, कल्पना, विचार शक्ति, तर्क शक्ति, निर्णयात्मक क्षमता, समायोजन, विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता, और उधर बीरबल वाला एग्जाम्पल दिया, छात्र वाला एग्जाम्पल दिया, और उसकी प्रखरता के ऊपर हमने बात की। अब इस बौद्धिक विशेषक के अलावा, यानी कि इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स जिसे हम कहेंगे, इसके अलावा एक है सामाजिक विशेषक। ये सब इसी के तहत चल रहे हैं। सामाजिक और विशेषक, सामाजिक विशेषक यानी कि सोशल ट्रेट्स। तो सोशल ट्रेट्स में क्या क्या आएगा, इसमें वही समाज हित में काम करने वाले, जैसे हमारे गांधी जी थे, जैसे हमारे संत विनोबा भावे थे, और जो आज के हमारे सोशल वर्कर्स हैं। आप MSW करने के बाद भी क्या करने जाते हैं, सोशल सेवा करने जाते हैं, समाज की सेवा करने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सारे के सारे लोग, गांधी हो, विनोबा भावे हो या जयप्रकाश नारायण हो, ये लोग तो थे ही, लेकिन आज के भी हमारे जो लोग चला रहे हैं विभिन्न तरह के NGO, तो वो लोग भी इसमें शामिल होंगे। और जो तमाम समाज सुधारक हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल किए जा सकते हैं। और ये सामाजिक विशेषक हैं, इन्हें अपनी जगह समाज की चिंता ज्यादा होती है। और तीसरा है सामवेगिक विशेषक। सामवेगिक विशेषक यानी कि इमोशनल ट्रेट्स। अब जो इमोशनल ट्रेट्स हैं, इसको आप देखिए कि इससे हम इतने, उस इमोशन उस खास समय विशेष का होता है, लेकिन बहुत दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। साहस, रचनात्मकता, हास्य, करुणा, स्वाभिमान, सामाजिकता, यानी कि ये जो सामवेगिक हमारा ट्रेट्स है, ये इतना गहरा प्रभाव डालता है कि आप समझिए महाराणा प्रताप किस समय हुए, और आज तक उनका वो स्वाभिमान, वो घास की रोटी खाना, और फिर वो अत्याचारियों से लड़ना, ये हमें याद है। तो कॉज क्या है कि इनके सामवेगिक विशेषक इतने अधिक बढ़े हुए थे कि आज भी हमारे वो प्रभाव डाल रहे हैं। आज भी हम ये नहीं कह सकते कि हम इनके प्रभाव में नहीं हैं। तो महाराणा प्रताप हुए, अहिल्याबाई हुई, और बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया और समाज की रक्षा के लिए आजीवन लड़ते रहे। तो ऐसे लोग सामवेगिक विशेषक कहलाएंगे। अच्छा, इसमें जो है सामवेगिक जो विशेषक हैं, जो इस तरह के ट्रेट्स हैं जिन्हें कि हम इमोशनल ट्रेट्स कहते हैं, इसमें पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। और पॉजिटिव हम याद करते हैं, लेकिन आप समझिए नेगेटिव जैसे क्रोध है, भय है, घृणा है, आत्महीनता है, यह भी तो हमारे संवेगों की वजह से है। तो हमें क्या है कि जो पॉजिटिव हैं उनको हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, लेकिन विशेषता वह भी है, जैसे मान लो क्या नाम है, जिन्होंने अगस्त मुनि, उनके क्रोध को सारी दुनिया जानती है। तो इस तरह से कि भाई बहुत क्रोधी हैं, वो ऋषि बहुत क्रोधी हैं, तो लोग उनके सामने पड़ने से भी कतराएंगे, है ना। इसी तरह से उसके पास मत जाओ भाई, बहुत ही घृणित है। कभी कभी कहा जाता है कि अरे वो तो ऐसा आत्महीनता का शिकार है कि आप भी अपने आप को कमतर आंकने लगोगे, तो उसके संपर्क में मत रहो। आप भी देखिए कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने आप को साहस, रचनात्मकता, हास्य, क्रिएशन, करुणा, स्वाभिमान और सामाजिकता से जोड़ें। अब हम बात करते हैं चारित्रिक विशेषक की। चारित्रिक विशेषक यानी चरित्र के उत्थान करने वाले, चरित्र को प्रमुख मानने वाले। जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं उसमें क्या है कि कुछ भी चला जाए पर चरित्र नहीं जाना चाहिए। आप समझिए इस तरह की बहुत सारी लाइनें आपने सुनी होंगी कि अगर वेल्थ चला गया तो कुछ भी नहीं गया, बस चरित्र की हमें किसी तरह से यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए।
तो यह सब इस वजह से आया क्योंकि चारित्रिक विशेषक को कोई बहुत सारे लोग बहुत अधिक महत्ता प्रदान करते हैं। और याज्ञवल्क्य की एक परिभाषा आती है, एजुकेशन इज दैट विच मेक्स ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर एंड यूजफुल टू द वर्ल्ड। यानी वहां पर उन्होंने शिक्षा की परिभाषा में भी सबसे अधिक महत्ता प्रदान कर दी किसको, गुड कैरेक्टर को। तो यहाँ पर जो हमारा चौथा जो हमने विशेषक लिया है, चारित्रिक विशेषक। चारित्रिक विशेषक मतलब कैरेक्टर ट्रेट्स। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हम किसमें, ये सब अध्ययन हम इसमें कर रहे हैं अप्रत्यक्ष क्रिया आधारित में। इन सबका जिनका भी हम अध्ययन कर रहे हैं ये अप्रत्यक्ष क्रिया आधारित हैं, ये दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन जब वह क्रिया करता है उस तरह की, जब वह अपना खून देकर के दूसरे को बचाता है, जब वह अपना बलिदान करने को तैयार रहता है, तो ये सारी क्रियाएं जो हैं ये इस बात की द्योतक हैं कि उसमें इस तरह के ट्रेट्स मौजूद हैं। अब इन सबसे हट करके और हम बात करते हैं कुछ अदर ट्रेट्स की, यानी कि उसे भी हम इसी में ही व्याख्यात करेंगे और वो अप्रत्यक्ष क्रिया आधारित ही आप समझिए उसको मान सकते हैं। और वो है, उसे हम कह सकते हैं अन्य विशेषक। अन्य विशेषक यानी कि अदर ट्रेट्स। अदर ट्रेड्स की चर्चा करना इसलिए जरूरी समझता हूं कि आप सब और हम सब एक बात के शिकार हैं कि हर चीज की तलाश हम पाश्चात्य जगत में करते हैं और अपनी व्यवस्थाओं को हम खो बैठे हैं। भाई हमने तो इन सब लोगों से बहुत पहले सत रज और तम की व्याख्या की थी कि सतोगुणी व्यक्तित्व, रजोगुणी व्यक्तित्व, तमोगुणी व्यक्तित्व, और ये हमारे वेद में था। तो वहां से फिर दर्शन में आया और दर्शन में आपने पढ़ा इसको, तो कहने का मतलब यह है कि हम अपने को भूल गए। सतोगुणी व्यक्तित्व, रजोगुणी व्यक्तित्व, तमोगुणी व्यक्तित्व कहते ही एहसास होता है कि वह किस तरह का व्यक्ति है। और इसी तरह से अपने यहाँ तो बहुत अच्छी व्याख्याएं आई हैं और भारतीय दृष्टिकोण जो है वह तो जो विभिन्न कोश हैं उनके आधारित इन व्यक्तित्वों की व्याख्या करता है। जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञान या विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, और इन्हीं पे आधारित व्यक्तित्व। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, कहने का मतलब क्या है, ये सारे के सारे अदर ट्रेट्स में इनकी हम व्याख्या करते हैं कि ये जो हैं अदर ट्रेट्स हैं। तो हमने अभी विचार किया कि ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटीज कौन कौन से हैं। तो इसमें हमने मुख्य रूप से 5 तरह के रखे। सबसे पहले तो हमने रख दिया शारीरिक विशेषक कि देखते ही देखते एक सहज आकर्षण पैदा हो गया और वो बहुत सुंदर लग रहा है। आप देख रहे हैं कई लोग मोड़ मोड़ करके देखते हैं, इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व देखने को मिलता है, और जिसे कि हम शारीरिक विशेषक कहते हैं। दूसरा, जिसे दूसरे में हम रख सकते हैं अप्रत्यक्ष या क्रिया आधारित में, उसमें बौद्धिक विशेषक, सामाजिक विशेषक, संवेगात्मक विशेषक, चारित्रिक विशेषक और अन्य विशेषक। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ट्रेट्स की हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं कि व्यक्तित्व के सिद्धांत क्या है। जो शुरू में बात की थी उसमें यह अंतिम बात है कि व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के सिद्धांत यानी कि थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटीज, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी।
कौन कौन सी थ्योरीज हैं। थ्योरीज बहुत ज्यादा है और मनोवैज्ञानिकों हेतु यह परम आवश्यक हो गया कि व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि एक नहीं बहुत से कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। विविध वैयक्तिक धारणाओं के आधार पर विविध सिद्धांतों का उदय हुआ है और उनमें से सारे के सारे तो नहीं दिए जा सकते, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हम यहाँ पर देने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इन सिद्धांतों को बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है और जो लोग ये कहते हैं कि बहुत कठिन है, वो सारी बात आप आज भूल जाएंगे क्योंकि ये बहुत सरल है। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये सिद्धांत जो है ये सिगमंड फ्राइड हुए थे, उन्होंने इसको दिया और इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व का निर्माण इड, ईगो और सुपर ईगो से हुआ है। किससे? इड, आप ये समझिए कि ये तीनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। इड, ईगो और सुपर ईगो। इड का मतलब क्या है? इड का मतलब है अचेतन मन। यानी कि अनकॉन्शियस माइंड, इड अचेतन मन, और ईगो चेतन है यानी कि चेतना है। और सुपर ईगो क्या है? जो इन सबसे तय होता है, यानी कि आदर्शों से इसका निर्माण होता है। कैसे बनता है ये? आदर्शों यानी कि आइडियाज से। जब हम चेतन मन में कोई भी विचार रखते हैं और उस विचार को हम इस स्थिति तक ले जाते हैं कि अनकॉन्शियस होने के बाद भी हम उसी तरह कार्य कर सकें, अचेतन मन हमारा उसको स्वीकार कर ले। तो आप देखिए यहां पर इड, ईगो और सुपर ईगो तीन शब्द हैं। इड अचेतन मन है, इसमें मूल प्रवृत्तियों व प्राकृतिक इच्छाओं का निवास है। इड में क्या है कि मूल प्रवृत्तियां हैं और हमारी प्राकृतिक इच्छाओं का निवास है। और ये जो इच्छाएं हैं ये शीघ्र संतुष्ट होना चाहती हैं, ये तृप्ति प्राप्त करना चाहती हैं, जो इड के तहत आती हैं। और जो ईगो है इसमें चेतना बुद्धि है, ये तर्क, चेतना बुद्धि, तर्क और इच्छा शक्ति ये इसमें शामिल होती है। सुपर ईगो, इसके जो निर्माण होता है वो आदर्शों से होता है। तो सिगमंड फ्राइड जो है वो इसको और अच्छी तरह से बताना चाहते हैं। और आप ये समझिए कि इनकी परिभाषा को अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ईगो है क्या। तो ईगो इज द पार्ट ऑफ इड। ईगो क्या है? इसका एक हिस्सा है। ईगो इज द पार्ट ऑफ इड विच हैज बीन मॉडिफाइड बाय प्रॉक्सिमिटी टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड द इन्फ्लुएंस the latter has on it, and which serves the purpose of receiving stimuli and projecting the organism from them, like the cortical layer with which a practice of living substance surround itself। इसका मतलब क्या हुआ कि ईडो, जो ईगो है वह इड का वह भाग है जो बाह्य संसार के अनुमान और संभावना से परिष्कृत होता है। ईगो इड का वह भाग है जो बाह्य संसार के अनुमान और संभावना से परिष्कृत होता है और उसका कालांतर में प्रभाव भी पड़ता है, जो प्राणी को उद्दीपन करने एवं उसके इर्द गिर्द जमी परत के अंश के रूप में व्याप्त रहता है। यही चीज बहुत अच्छी तरह समझने की है कि आखिर ईगो है क्या। तो ईगो एक अंश है। किसका अंश है? इड का अंश है, जो बाह्य संसार के अनुमान और संभावना से परिष्कृत होता है और उसका आगे लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है और प्राणी को उद्दीपन करने उसके इर्द गिर्द जमी परतों के अंश के रूप में वो व्याप्त रहता है। तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छे और बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी परिभाषा दे दी है सिगमंड फ्राइड महोदय ने। आप ये समझिए सिगमंड फ्राइड एक ऐसा अकेला व्यक्तित्व है जिसने आज तक पूरे विश्व को प्रभावित करके रखा हुआ है।
अब इनके हिसाब से सुपर ईगो क्या है, आइए हम इस पर विचार कर लेते हैं कि सिगमंड फ्राइड जो हुए हैं उनके हिसाब से सुपर ईगो क्या है। ये सुपर ईगो जिसमें हम कहते हैं कि आदर्श निर्माण की बात आती है। सुपर ईगो दैट एक्सपेक्ट्स ऑफ द ईगो विच मेक्स पॉसिबल द प्रोसेसेस ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ध्यान रखिएगा कि सुपर ईगो दैट एक्सपेक्ट्स ऑफ द ईगो विच मेक्स पॉसिबल द प्रोसेस ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड कॉन्शियंस। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि सुपर ईगो ईगो का वह पक्ष है जो आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को संभव बनाता है, जिसे सामान्य रूप से चेतना कहते हैं। आप समझिए, अगर आपने सुपर ईगो की पोजीशन प्राप्त कर ली है तो आप केवल दूसरे की बुराई नहीं करते रहेंगे, आप अपना आत्मनिरीक्षण करने में सशक्त हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, और ये संभव हो जाएगा कि आप अपने व्यक्तित्व का भी परिमार्जन कर सकें, समझ सकें कि इसमें क्या अच्छाई बुराई है और किन चीजों को सुधार की आवश्यकता है। तो सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो ईगो का वह पक्ष है जो आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को संभव बनाता है और जिसे कि सामान्य रूप से हम कहते हैं कॉन्शियस, चेतना कहते हैं। सिगमंड फ्राइड महोदय का मानना है कि मानव के व्यक्तित्व का निर्माण इन्हीं तत्वों से मिलकर के होता है और यही जो हम तत्व मिलते हैं उसी से ही हमारा व्यक्तित्व अलग अलग तरह का परिलक्षित होता है। तो एक थ्योरी अभी हमने देखी, ये थ्योरी थी जिसे कि सिगमंड फ्राइड ने दिया था और सिगमंड फ्राइड की यह व्यक्तित्व का पहला सिद्धांत। अब दूसरी बात हम कहते हैं कि रचना सिद्धांत, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सिद्धांत। इस विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? वो थे शेल्डन। दूसरा कौन सा है? रचना सिद्धांत। और इसके प्रतिपादक कौन है? वो है शेल्डन। इन महोदय ने रचना सिद्धांत दिया। तो इस विचार के प्रतिपादक शेल्डन महोदय हैं। इन्होंने व्यक्तित्व के प्राथमिक आधारों की संख्या 3 बताई है। इन्होंने 3 तरह के लोग बताए और उसके आधार पर व्यक्तित्व को समझाने का हमें प्रयास किया। तो सबसे पहले गोलाकृति मतलब एंडोमॉर्फी। इस तरह के लोगों का व्यक्तित्व अलग तरह से परिलक्षित होता है। इस व्यक्तित्व के मनुष्य गोल गर्दन, मांसपेशियों का पूर्ण विकसित न होना, चर्बी की वृद्धि आदि गुणों से युक्त होता है। और इसे उन्होंने कहा कि गोलाकृति यानी कि एंडोमॉर्फी। और दूसरा इन्होंने बताया कि आयताकृति यानी कि मेसोमॉर्फी। इस तरह के व्यक्तित्व मुख्यतः मांसपेशियों और खास करके जैसे कहते हैं कि हम बोनी पर्सनालिटी यानी कि हड्डियों का विकास परिलक्षित होता है। तो जो आयताकृति हुई यानी कि मेसोमॉर्फी तरह के व्यक्ति जो हुए वो इस तरह के व्यक्ति में क्या हुआ, मुख्यतः मांसपेशियों का हमें और हड्डियों का विकास उसमें परिलक्षित होगा। और तीसरी तरह का इन्होंने जो बताया उसे इन्होंने कहा कि लंबाकृति मतलब एक्टोमॉर्फी। इस तरह के व्यक्तित्व में केंद्रीय स्नायु संस्थान के मांसपेशी और तंतु ये विकसित होते हैं। तो 3 तरह के बताए, गोलाकृति, आयताकृति, लंबाकृति, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। तो इस मत के अनुसार मूलतः यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि इसमें शरीर के विभिन्न अंगों को व्यक्तित्व निर्माण का आधार इन्होंने माना है। ये कौन है रचना सिद्धांत वाले? ये हैं शेल्डन महोदय। अब इसके बाद रचना सिद्धांत के बाद हम विचार कर लेते हैं एक तीसरी तरह का, और वो है प्रतिकारक। प्रणाली सिद्धांत। ये हम यहां पर तीसरे पॉइंट के रूप में इसकी चर्चा कर रहे हैं। व्यक्तित्व के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी में एक तीसरा हम बता रहे हैं, वह है प्रतिकारक
प्रणाली सिद्धांत। प्रतिकारक का मतलब फैक्टोरियल से है, FACTOR, फैक्टोरियल प्रतिकारक। प्रतिकारक प्रणाली सिद्धांत का क्या मतलब है, और इसे जो है विचारक थे कैटेल। कैटेल महोदय ने इसको रखा था। कैटेल, तो इन्होंने कहा कि मानव चरित्र अनेक फैक्टर से प्रभावित होता है, अनेक कारकों से प्रभावित होता है, और मुख्य रूप से जो कारक हैं उसको इन्होंने गिनाया भी कि कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्ट हैं, कौन कौन से फैक्टोरियल यानी कि प्रतिकारक चीजें हैं जो कि प्रभाव हमारे व्यक्तित्व के ऊपर डालते हैं। इसमें इन्होंने पहला कहा कि चरित्र की सुंदरता, चरित्र की सुंदरता यानी कि फिटनेस ऑफ कैरेक्टर। दूसरा इन्होंने बात रखी सामाजिकता, सोशेबिलिटी। तीसरी बात रखी इन्होंने भावात्मक एकता यानी कि इमोशनल इंटीग्रेशन। चौथी बात रखी इन्होंने कल्पनाशीलता यानी कि इमेजिनेशन। और अगली बात अभिप्रेरक यानी मोटिवेटर। एक और बात रखी उत्सुकता यानी क्यूरियोसिटी। और एक और बात लापरवाही यानी कि नेग्लिजेंस। तो आप ये देखिए, ये जो जो इन्होंने बताए हैं, चरित्र की सुंदरता हो, सामाजिकता हो, भावात्मक एकता हो, कल्पनाशीलता हो, अभिप्रेरक हो, उत्सुकता हो, लापरवाही हो, इन सारी चीजों का इन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। और इसके आधार पर कैटेल महोदय ने कहा कि पर्सनालिटी इज दैट परमिट्स ए प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट ए पर्सन विल डू इन ए गिवन सिचुएशन। आप देखिए, परिभाषा छोटी है लेकिन इसमें बात बहुत महत्वपूर्ण छिपी हुई है। क्या कहते हैं ये, कौन, कैटेल महोदय क्या कहते हैं कि पर्सनालिटी इज दैट परमिट्स ए प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट ए पर्सन विल डू इन ए गिवन सिचुएशन। जो दी हुई परिस्थिति में है उसमें उसका व्यवहार किस तरह का होगा। इसका हिंदी अर्थ समझ लीजिए कि व्यक्तित्व तो वह है जो किसी विशेष परिस्थिति में जो कार्य करता है उसका प्रतिरूप ही व्यक्तित्व है। तो प्रतिकारक सिद्धांत में बहुत कम शब्दों में इस बात का बहुत अच्छा स्पष्टीकरण कर दिया है। तो ये प्रतिकारक प्रणाली सिद्धांत। और एक और सिद्धांत की बात करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उन विचारक का नाम मैं समझ रहा हूं कि आप सारे लोगों को पता है। चौथा, आलपोर्ट। असल में अगर हम विचारकों की बात करने लगे तो बहुत सारे विचारकों के नाम रख सकते हैं, और ये जो आपके महोदय हैं ऑलपोर्ट महोदय, ऑलपोर्ट महोदय बहुत प्रसिद्ध रहे अपने काल में, और इनका पूरा नाम था गॉर्डन डब्ल्यू ऑलपोर्ट। तो इनका जो सिद्धांत था वो वंशक्रम, वातावरण, वैयक्तिक भेद पर अवलंबित है। ऑलपोर्ट का जो सिद्धांत है इसकी हम चर्चा इस वजह से कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े परिक्षेत्रों का एक छोटे से उसमें गुम्फन कर दिया। तो क्या 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 चीजें है इसमें, इनके सिद्धांत में वंशक्रम है, वातावरण है, वैयक्तिक भेद है, और इस पर ये आधारित है। इन्होंने वंशक्रम के द्वारा निर्धारित व्यक्तित्व के जटिल मिश्रण के प्रति न्याय करने, सामाजिक स्वभाव तथा मनोवैज्ञानिक कारणों के प्रति न्याय करने को कहा है, तथा साथ में विभिन्न संप्रदायों तथा व्यक्तियों की नवीनता की मान्यता देनी चाहिए। यानी जो अलग अलग संप्रदाय हैं उनकी थिंकिंग अलग अलग होती है, उसके बाद वो जो चीज़ को लेकर के आते हैं और उसको मान्यता प्रदान की जाए कि हाँ ये चीज़ जो है अच्छी चीज़ है। उसके जैसे कहते हैं ना, सारे सारे को गह रहे और थोथा दे उड़ाए, है ना। इन्होंने स्पष्टता स्वीकार किया कि प्रवृत्तियों, विशेषताओं तथा वातावरण के प्रति समायोजन से व्यक्तित्व का गठन होता है,
उसे जैसा वातावरण है उसके अनुरूप उसको ढालना अगर आ गया है और उसमें जो उसके कृतित्व हमें दिखाई पड़ रहा है उसको हम व्यक्तित्व के रूप में परिभाषित करेंगे, ऐसा ऑलपोर्ट महोदय ने कहा। तो उक्त सिद्धांतों के अतिरिक्त भी विविध सिद्धांत भी अपनी धमक रखते हैं। व्यक्तित्व के सिद्धांतों में विविध दृष्टिकोणों का समावेशन करने पर इसका विशेष वृहत प्रखंड प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं इतने ये 4 सिद्धांतों को दे करके ही अपनी बात को विराम कर देता हूँ और मैं समझता हूँ कि आपने इन चीज़ों को जाना होगा व्यक्तित्व के संबंध में कि व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है, व्यक्तित्व के प्रकार क्या हैं, इसके ट्रेट्स क्या हैं यानी कि विशेषताएं क्या हैं और इसके विभिन्न सिद्धांत क्या हैं। आप व्यक्तित्व को और अच्छी तरह से देखें, समझें, इसमें कुछ भी तो कठिन नहीं है। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बहुत सुंदर व्यक्तित्व बने और यह प्रश्न परीक्षा में आने पर किसी भी तरह से आपसे छूटे नहीं। ध्यान से देखें, पढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।